तो चलिए सीधे बात करते हैं भारत के सबसे भरोसेमंद नॉन प्रॉफिट स्ट्रक्चर्स में से एक की, यानी सेक्शन 8 कंपनी। आज हम इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये सोशल वर्क के लिए एक बहुत ही प्रोफेशनल और मजबूत नींव तैयार करती है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? प्लान बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हम इसकी बुनियाद को समझेंगे कि ये क्या है और क्यों ज़रूरी है। फिर हम इसके ब्लूप्रिंट पर जाएंगे, मतलब कि इसे रजिस्टर कैसे किया जाता है। और आखिर में हम इसके गवर्नेंस और नियमों के ढांचे पर भी नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल, आखिर ये सेक्शन 8 कंपनी है क्या चीज़? इसके फायदों को जानने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये असल में होती क्या है। अगर आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसका मकसद मुनाफा कमाना है ही नहीं। इसका असली मकसद है चैरिटी, सोशल वर्क या एजुकेशन जैसे कामों को बढ़ावा देना। मतलब जो भी पैसा आएगा वो किसी की जेब में नहीं जाएगा, बल्कि वापस उसी काम में लगेगा जिसके लिए ये कंपनी बनी है। और देखिए, ये लाइन बहुत ज़रूरी है। किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भरोसा यानी क्रेडिबिलिटी ही तो सब कुछ है ना? इसी भरोसे के दम पर डोनर्स पैसा देते हैं, सरकार सपोर्ट करती है और आम लोग जुड़ते हैं। और सेक्शन 8 कंपनी का स्ट्रक्चर इसी भरोसे को मजबूती देता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्या खास है इस स्ट्रक्चर में, लोग इसे क्यों चुने? चलिए अब इसके कुछ सबसे बड़े फायदों पर गौर करते हैं। देखिए, ये सवाल बहुत काम का है। जब हमारे पास ट्रस्ट और सोसाइटी जैसे दूसरे ऑप्शंस भी हैं, तो फिर कोई सेक्शन 8 कंपनी ही क्यों बनाएगा? इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है? अब इस स्लाइड में जो बातें हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे कि सीमित देयता। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कंपनी पर कोई देनदारी होती भी है तो मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ रहती है। और उससे भी बड़ी बात, ये CSR फंडिंग के लिए कंपनियों की पहली पसंद होती है, जो इसे बाकियों से बहुत आगे कर देता है। तो ठीक है, हमने समझ लिया कि ये क्यों ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि इसे बनाया कैसे जाए, मतलब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी जो बेसिक शर्तें हैं वो काफ़ी सीधी सादी हैं। आपको कम से कम 2 डायरेक्टर चाहिए और 2 मेंबर्स। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि डायरेक्टर्स में से कम एक का भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है। तो ये रही पूरी लिस्ट। अब हो सकता है पहली बार देखने में ये लिस्ट थोड़ी लंबी लगे, पर घबराइए नहीं। असल में ये प्रोसेस को बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और क्लियर बना देती है। सब कुछ साफ साफ बताया गया है कि क्या क्या चाहिए। अब बात करते हैं उन अथॉरिटीज़ की जो इन कंपनियों पर नज़र रखती हैं। और सच कहूँ तो यही सरकारी निगरानी इनकी क्रेडिबिलिटी का सबसे बड़ा कारण है। इसमें देखिए 3 मेन बॉडीज़ हैं। सबसे ऊपर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी MCA, ये मेन बॉस है। फिर आता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी ROC, जो रजिस्ट्रेशन वगैरह देखता है। और हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी है जो टैक्स वाले मामलों को हैंडल करता है। और सारा का सारा काम MCA के ऑनलाइन पोर्टल से ही होता है। अच्छा, कंपनी तो बन गई, लेकिन उसे चलाने के लिए कुछ बहुत ही ज़रूरी नियमों को फॉलो करना पड़ता है। और यही नियम पक्का करते हैं कि कंपनी अपने असल मकसद से न भटके। और ये जो स्लाइड है ना, ये समझिए कि सेक्शन 8 कंपनी का दिल है, उसकी आत्मा है। इसका सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी नियम यही है, प्रॉफिट समाज के लिए है, मेंबर्स के लिए नहीं। बस यही इसकी पूरी कानूनी और नैतिक नींव है। और हाँ, कुछ और बहुत ज़रूरी नियम हैं, जैसे हर साल आपको ऑडिट और फाइलिंग करवानी ही पड़ेगी। MCA के नियम बहुत सख्त हैं। और सबसे अहम बात, आप इसे बाद में एक प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी में बदल नहीं सकते। ये एक तरह से सोशल वर्क के लिए एक परमानेंट कमिटमेंट है। तो ये एक लाइन इस पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ है। ये स्ट्रक्चर उन लोगों के लिए है जो कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि समाज में एक लंबा टिकाऊ बदलाव लाना चाहते हैं। और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। समाज पर एक गहरा और स्थायी असर डालने के लिए क्या सिर्फ एक अच्छा इरादा ही काफ़ी है, या फिर उस इरादे को हकीकत में बदलने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।